वी हैव कंप्लीटेड रिफ्लेक्शन। आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब भी कभी मीडियम चेंज होता है, जब भी कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो इन जनरल वो बेंड कर जाता है। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। when light enters from one medium to another, it bends. जनरली इट बेंड्स, हो सकता है वो बेंड कर जाए। दिस फेनोमेना, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक, नाउ रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? यस, ये समझिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम जनरली कहते हैं डिनोटेड बाय सी। हम इस क्वांटिटी को फिजिक्स में सी से डिनोट करते हैं। ये एक कांस्टेंट है। दिस इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। दिस इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। किसी और मीडियम में वैक्यूम के अलावा लाइट की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड होती है v, जो होता है c बाय म्यू। c को किसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, उसमें उसकी लाइट की स्पीड आ जाती है। किसी और मीडियम में लाइट की स्पीड घट जाती है। किस फैक्टर से? इस फैक्टर से। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। कुछ बुक इसको n से भी डिनोट करते हैं, कुछ इसको म्यू साइन से डिनोट करते हैं, वो डिपेंड करता है। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। यहां याद रखिएगा म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। यानी कि ये जो स्पीड मिलेगा वो या तो c के इक्वल है वैक्यूम में, म्यू की वैल्यू 1 है, नहीं तो ये जो v की वैल्यू c से छोटी होती है। बिकॉज c को हम किससे डिवाइड करते हैं? एक ऐसे नंबर से जो या तो 1 है वैक्यूम के लिए, नहीं तो और किसी मीडियम के लिए 1 से बड़ा होता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? c बाय म्यू। इसको हम बोलते हैं c बाय म्यू। जैसे एग्जांपल, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना है जी? ये पाया गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी? इसको हम लिख सकते हैं क्या? इस स्पीड को क्या लिख सकते हैं? देखो, स्पीड इन वाटर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यहां से आपको आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3 बाय 2.25, दैट इज 4 बाय 3, दैट इज 1.33। उसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, लाइट की स्पीड ग्लास में पाई गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी भी स्पीड किसी भी मीडियम में इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। c वैक्यूम में c होती है, बाकी मीडियम में c से कम होती है। c से ज्यादा इम्पॉसिबल स्पीड होता है। तो इसको क्या लिख दें? इसको लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड
डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की क्या आ जाएगा, व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, 3/2 1.5। एग्रीड? समझ रहे हैं? किसी मीडियम में अगर आपको लाइट की स्पीड जाननी है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिवाइड कर दीजिए उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू या तो 1 होती है या 1 से बड़ी होती है। वैक्यूम के लिए 1 होती है क्योंकि वैक्यूम में स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये क्या होता है, कैसे आता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये सब बताएंगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाएंगे, जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे तब। अभी बस ये समझ लो ये स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये अपर लिमिट है। किसी भी पार्टिकल का स्पीड इतना नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल स्पीड है ये। एनी पार्टिकल कैन नॉट गेन दिस स्पीड। ये सब बातें बाद में करेंगे। स्पीड वैक्यूम में इतना, किसी और मीडियम में उससे कम। जिस नंबर को यहां इससे डिवाइड करने पे सी को जिस नंबर से डिवाइड करने पे हमको उस मीडियम में लाइट की स्पीड मिल रही है, उस नंबर को क्या बोलते हैं, उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जैसे वाटर में स्पीड ये है तो उसको अगर हम इक्वेट कर दें C/μ से तो म्यू ऑफ वाटर चला आएगा। ग्लास में स्पीड ये है, इसको इक्वेट कर दे, ग्लास में हमें स्पीड अगर पता है हम उसको लाइट का स्पीड वैक्यूम में डिवाइडेड बाय म्यू से इक्वेट कर दें, 3/2 आता है। ऐसे ही किसी और मीडियम में भी निकाल सकते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट? लिखो। तो ऑप्टिकली डेंसर का मतलब है, मीडियम का मतलब है उसमें स्पीड कम होगी यानी उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी। सिमिलरली ऑप्टिकली रेयर मीडियम का क्या होगा, उसमें वेव की स्पीड ज्यादा होती है रिलेटिवली। इसका मतलब क्या है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, लेस होगा। जनरली ऐसा देखा गया है, जनरली, हमेशा नहीं भी हो सकता है, जनरली ऐसा देखा गया जिसमें लाइट की स्पीड घटती है उसमें साउंड की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि साउंड की स्पीड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करता है। साउंड का स्पीड किस पे डिपेंड करता है, बल्क मॉडुलस पे। साउंड का स्पीड पे डिपेंड करता है बल्क मॉडुलस, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम पे। जनरली ऐसा देखा गया है, जनरली ऑब्जर्व क्या है, जनरली ऑब्जर्व फेनोमेना क्या है जी, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मतलब जो मीडियम लाइट के लिए डेंसर है, जो मीडियम लाइट के लिए डेंसर है, जिस मीडियम लाइट की स्पीड घट जा रही है, इज एकॉस्टिक्स का, जिस तरह ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट का स्टडी, एकॉस्टिक्स का मतलब होता है साउंड का स्टडी। एकॉस्टिकली रेयर मीडियम एंड वाइस वर्सा। सर थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर दो। एक मिनट। जनरली ऑब्जर्व क्या है कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इज एकॉस्टिकली रेयर मीडियम एंड वाइस वर्सा। जिस मीडियम में साउंड की स्पीड ज्यादा होती है, जैसे तुम जानते हो कि अगर लाइट वेव अगर एयर से वाटर में एंटर करेगा, अगर ये लाइट वेव है तो इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर इसी में साउंड वेव होता, अगर ये साउंड वेव होता
और ये अगर एयर से वाटर में एंटर करता तो स्पीड बढ़ जाता। जैसे तुम जानते हो एयर के कंपैरिजन में ग्लास में लाइट की स्पीड कम है, कंपेयर टू स्पीड इन एयर स्पीड इन ग्लास इज लेस फॉर लाइट वेव, बट फॉर साउंड वेव स्पीड इन ग्लास इज मोर। समझ रहे हो ना? यस। तो जनरली जो मीडियम लाइट के लिए डेंसर होता है, जिसमें लाइट की स्पीड घटती है उसमें साउंड की स्पीड बढ़ती है, और जिसमें लाइट की स्पीड बढ़ती है उसमें साउंड की स्पीड घटती है। उल्टा होता है, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, इसको याद रखना। नाउ अब हम आ रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। पहले तुम इसको नोट कर लो। हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हालांकि हम लाइट वेव में पढ़ रहे हैं, बट ये किसी भी वेव के लिए वैलिड है। हालांकि हम ये लाइट वेव में पढ़ रहे हैं, बट ये किसी भी वेव के लिए वैलिड है। इवन साउंड वेव के लिए वैलिड है, लाइट वेव के लिए वैलिड है, एक्स रे के लिए, गामा रे के लिए, रेडियो वेव्स के लिए, ठीक है, एकॉस्टिक वेव्स के लिए, सिस्मिक वेव्स के लिए, सबके लिए वैलिड है। पर हम लाइट में रहे हैं, लेकिन ये हर वेव के लिए वैलिड होता है। समझिएगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपका एक बाउंड्री है, एक इंटरफेस है, एक बाउंड्री है। इसके इस तरफ है मीडियम 1, इसके इस तरफ है मीडियम 1, और इसके इस तरफ है मीडियम 2। दो ट्रांसपेरेंट मीडियम्स है, मीडियम 1 और मीडियम 2। ठीक, और ये इनका बाउंड्री है। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस बाउंड्री। इसको बोलते हैं इंटरफेस बाउंड्री। मान लेते हैं यहां से एक लाइट इस तरह से गिरा, एक रे, कोई भी वेव इस टाइप से गिरा, इस डायरेक्शन में कोई भी वेव गिरा, यहां पे हम एक ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉप करते हैं? परपेंडिकुलर। दिस इज ए नॉर्मल एट दिस पॉइंट। इस सरफेस, इस इंटरफेस पे हमने एक ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर। इस वेव को इस तरह से जाना चाहिए था, बट ये वेव यहां पे बेंड कर जाता है ऐसे करके। दिस वेव बेंड्स इट। आई कॉल दिस एज θ1। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बना रहा था θ1, और नॉर्मल के साथ दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। इसके साथ जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बना रहा है θ2। तो होता क्या है समझो, होता है v इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। वेलोसिटी इन ए मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा मेड बाय दैट रे इन दिस मीडियम। ये कांस्टेंट होता है v बाय साइन थीटा। यानी कि हम ये कह सकते हैं v इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, बट व्हाट इज v प्रोपोर्शनल टू? लेकिन ये बताओ, तो यहां पे हम अगर ऑप्टिक्स, ये तो ऑलवेज होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑलवेज। दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर एनी वेव। यानी कि v बाय साइन थीटा इज कांस्टेंट। जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा होगा उसमें साइन थीटा भी ज्यादा होगा, जिसमें स्पीड कम होगा उसमें साइन थीटा कम होगा। जिसमें स्पीड ज्यादा होगा उसमें साइन थीटा भी ज्यादा होगा, क्योंकि v बाय साइन थीटा कांस्टेंट होता है। अब अगर हम लाइट की बात करें, ऑप्टिक्स की, तो क्या लिख दें इसको? c बाय म्यू। c इज द कांस्टेंट, इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। लिख दें, बिकॉज लाइट के केस में स्पीड इन द मीडियम होता है c बाय म्यू, तो c तो कांस्टेंट है ही, तो क्या लिख दें? μ1 साइन θ1 इज इक्वल टू μ2 साइन θ2। सही है? सही है, यस सर। क्योंकि ये लाइट वेव, अगर ये साउंड वेव होता तो क्या लिखते? v1 फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड, v1 बाई v2 इज साइन θ1 बाय साइन θ2। होता क्या है समझो, जब ये वेव यहां गिरता है, कोई भी वेव हो, जब ये वेव यहां पे गिरता है,
चाहे लाइट वेव हो चाहे साउंड वेव, जो भी, ये एक वेव है और यह भी एक वेव है। ये इंसिडेंट वेव है और ये जो है रिफ्लेक्टेड वेव है। जो इंसिडेंट वेव है और जो इसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव, और इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड वेव। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टेड वेव। जब भी इंसिडेंट वेव और रिफ्रैक्टेड वेव होता है, किसी वेव की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, मैं तो बता रहा हूं। किसी वेव को ड्रॉ करोगे, इस टाइप से ड्रॉ करते हैं। इस वेव की एक प्रॉपर्टी होती है, यहां से यहां तक के सेपरेशन को बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। सही है ना? यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, उसको क्या बोलते हैं? टी। यहां से यहां तक के गैप को क्या बोलते हैं? टी। टी मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। और यहां से यहां तक, यहां स्पीड होती है वी, वेव स्पीड होती है। स्पीड ऑफ वेव कितनी होती है बताओ? वी होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन साइकिल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन साइकिल बाय टाइम टेकन टू ट्रेवल वन साइकिल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर वन साइकिल बाय टाइम टेकन टू ट्रेवल वन साइकिल। लैम्डा बाय टी। 1/t को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। 1/t को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ये कितना है? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। पढ़ा होगा, v इक्वल टू म्यू लैम्डा। v इक्वल टू म्यू लैम्डा। अब समझो इस बात को। तो तुम्हारे पास किसी वेव में एक रिलेशनशिप होता है, क्या? उसको हम बोलते हैं v इक्वल टू म्यू लैम्डा। वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। जिस सोर्स ने इसको जन्म दिया है उसकी प्रॉपर्टी होती है। जिस सोर्स ने इसको जन्म दिया उसकी प्रॉपर्टी होती है। वेलोसिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? मीडियम प्रॉपर्टी होती है। ये मीडियम डिपेंडेंट है। और ये लैम्डा किसकी प्रॉपर्टी है? एडजस्ट करता रहता है। वेलोसिटी, मीडियम बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगा, सोर्स बदलेगा तभी फ्रीक्वेंसी बदलेगा। समझो इस बात को, समझना इसको। यू कैन सी दिस इज वाटर। आई हैव प्लेस्ड सम वाटर हियर। I place some water here and this is a laser torch. ये एक लेजर टॉर्च है, तो दिख नहीं रहा होगा शायद, हो सकता है लेजर टॉर्च है। ये बताओ, ये लेजर टॉर्च की फ्रीक्वेंसी क्या मीडियम बदलने से बदल जाएगी? देखो, ये लेजर टॉर्च है, इसकी यहां से रोशनी निकल रही है, तो सोर्स कौन है? टॉर्च। जब यही इसके अंदर घुस जाएगा तो क्या इसका सोर्स बदल गया? नहीं बदला ना, अभी भी टॉर्च ही है ना। एक बार इस टॉर्च से कोई फोटोन निकल गया, एक बार इस टॉर्च से कोई फोटोन निकल गया, फिर वो कहीं भी चले जाएगा, इसका सोर्स नहीं बदलेगा। वो दुनिया में कहीं चला जाए, उसका सोर्स नहीं बदलेगा। मीडियम बदलने से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, लेकिन मीडियम बदलने से स्पीड बदल जाता है। तो समझो क्या होगा, समझो क्या होगा। इसमें अगर स्पीड है, इसमें अगर स्पीड है, इसमें अगर इसकी स्पीड है v1, v1 किसके इक्वल थी? c बाई म्यू वन। तो इसमें स्पीड क्या होगी बताओ? c बाई म्यू टू होगी। इसमें अगर इसकी स्पीड थी, अगर इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, तो यहां स्पीड क्या थी? c बाई म्यू वन। यहां स्पीड क्या हो जाएगी? c बाई म्यू टू। स्पीड बदल गया। यहां पर फ्रीक्वेंसी था म्यू, तो यहां भी फ्रीक्वेंसी म्यू ही रहेगा, सेम रहेगा। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। तो क्या फ्रीक्वेंसी बदला बताओ? क्योंकि सोर्स तो वही है ना। एक बार इस लाइट का जन्म, इस लाइट का जन्म जिस टॉर्च से हुआ, जिस कैंडल से हुआ,
वो कैंडल अब नहीं बदलेगा, ये कहीं चला जाए, वो सोर्स इसका फिक्स हो गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। तो बच गया लैम्डा। लैम्डा में क्या चेंज आएगा सो बताओ। अगर लैम्डा 1 है, लैम्डा नॉट बाय म्यू 1, तो क्या ये हो जाएगा लैम्डा नॉट बाय म्यू 2? क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रहना है, फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलना है। तो क्या वेलोसिटी बाय लैम्डा का रेशियो सेम होना चाहिए? अगर फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलना है तो क्या वेलोसिटी बाय लैम्डा का रेशियो सेम रहेगा? यस सर। यानी जिस नंबर से वेलोसिटी डिवाइड होगा उसी नंबर से लैम्डा भी डिवाइड होगा या फिर मल्टीप्लाई होगा। जिस फैक्टर से स्पीड चेंज होता है उसी फैक्टर से लैम्डा भी चेंज होता है, ताकि लैम्डा वेलोसिटी बाय लैम्डा का रेशियो सेम है। इसका मतलब जिस मीडियम में वेलोसिटी घट रही है उस मीडियम में वेवलेंथ भी घट रही है, जिस मीडियम में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है उस मीडियम में वेवलेंथ भी डिक्रीज हो रही है उसी फैक्टर से। इसका मतलब क्या हुआ समझो। मैं अगर इसको यूनिवर्सलाइज करना चाहता हूं इस लॉ को, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। वेलोसिटी जितना ज्यादा साइन थीटा उतना ज्यादा, वेलोसिटी जितना कम नॉर्मल के साथ एंगल उतना कम। बट दिस वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, दिस वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय म्यू। क्यों भाई? वेलोसिटी इज इक्वल टू सी बाय म्यू। सी इज ए कांस्टेंट। वेलोसिटी कितना होता है? सी बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट में, एंड सी इज ए कांस्टेंट, तो 1 बाय म्यू। बट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बिकॉज वेलोसिटी बाय लैम्डा का रेशियो सेम आएगा। वेलोसिटी बाय लैम्डा का रेशियो सेम आएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रहा है। सो दिस वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ समझो। इसका मतलब क्या हुआ समझो। फिर से बता रहा हूं, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, but velocity is proportional to lambda. Why? Because frequency is a constant, it do not change on change in the medium, frequency नहीं बदलता है। तो velocity by lambda constant है, velocity double lambda double, velocity half lambda half, so velocity is proportional to lambda, but velocity in the case of light is c by mu proportional to 1 by mu। अगर हम इन चारों रिलेशन को, अगर इन चारों चीजों को हम कंबाइन कर दें तो क्या लिख सकते हैं बताओ? हम लिख सकते हैं लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। हम लिख सकते हैं, इसको याद रखना, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 इज इक्वल टू v1 बाय v2 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2। लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1, ये उल्टा है, बाकी सब सीधा होता है। लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू v1 बाय v2 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1। अगर इन दोनों को मिला दें, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। ये साउंड वेव में भी वैलिड है। साउंड वेव में भी लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू v1 बाय v2 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2। सिर्फ ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि साउंड की स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करती, वो किसी और चीज पे डिपेंड करती है, वो दिया हुआ होगा। बट ये और ये, यहां तो हमने लैम्डा म्यू 1 बाय म्यू 2 इसलिए लिया है क्योंकि लाइट की स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। लाइट की स्पीड c बाय म्यू होती है, साउंड की स्पीड किसी और चीज पे डिपेंड करती है, जिस पे भी डिपेंड करती है। लैम्डा v और साइन थीटा का रिलेशन चेंज इन मीडियम के केस में हर वेव में वैलिड है, सिर्फ लाइट में नहीं, हर एक वेव में। हालांकि ये बात और है कि v1 बाय v2 को हम लाइट में, ऑप्टिक्स में, हम v1 बाय v2 को ऑप्टिक्स में लिख सकते हैं म्यू 2 बाय म्यू 1। किसी और वेव में होगा तो कोई किसी और फैक्टर पे उसकी स्पीड डिपेंड करेगी। समझ रहे हो? इसको याद रखोगे।
कोई डाउट है यहाँ किसी को? यहाँ किसी को कोई डाउट है? लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 v1 बाय v2 साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2। ठीक है, किसी को डाउट इसमें है तो बताओ। नहीं है? लिखो। किसी भी क्वेश्चन तुमको अगर न्यूमेरिकल बनाना होगा तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे। क्या करोगे? μ1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2। थीटा का इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एंड थीटा 2 इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। ठीक, बता रहे हैं कैसे। ये क्वेश्चन है, ये जो है एयर है और ये वाटर है। एयर है और वाटर है। यहां से लाइट गिरा इस तरह से, एंगल कितना है यहां पे? ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है 53 डिग्री। ठीक है, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। ये 1.00006 कुछ इस टाइप से होता है, बट हम उसको 1 मानते हैं। वैक्यूम और एयर को हम सेम मानते हैं। एयर की में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और यहां पर है 4/3। आपको ये बताना है ये कितना एंगल बना रहा है। व्हाट इज दिस एंगल हियर? फाइंड एंगल थीटा। फाइंड एंगल थीटा। पहले ये बताओ, ये थीटा जो है 53 से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। फॉर्मूला तुम क्या लिखोगे हमेशा? म्यू साइन थीटा इज कांस्टेंट। किसी भी मीडियम में म्यू साइन थीटा का प्रोडक्ट सेम आता है। अब बताओ, लिख दें 1 साइन 53 डिग्री इज 4/3 साइन थीटा। सही है? इसको लिख दें 4/5 इज इक्वल टू 4/3 साइन थीटा। साइन थीटा कितना आ गया? 3/5। थीटा कितना होगा? 37 डिग्री। सही है? सही है? ये 37 पे बेंड कर जाएगा। ये 37 पे बेंड कर जाएगा। अब मैं इसी में अगर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना चाहता, मैं कहना चाहता कि स्पीड, ये तो लाइट स्पीड का हो गया, ये तो लाइट के लिए हुआ। अगर इसी रास्ते पे इफ साउंड वेव इज इंसिडेंट ऑन द सेम पाथ, इसी रास्ते पर अगर एक साउंड वेव गिरा होता, लाइट वेव ना गिरा होता, हमको दिया स्पीड ऑफ साउंड इस मीडियम में दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड इस मीडियम में दिया हुआ है मुझे, स्पीड ऑफ साउंड इन दिस मीडियम इज गिवन टू बी इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड and speed of sound in this medium is given to be equal to suppose 400 meter per second। देखो साउंड की स्पीड मैंने यहां से यहां में क्या किया, ज्यादा कर दिया है ना, क्या है ना, साउंड की स्पीड जितनी थी उससे बढ़ा दी। लाइट की स्पीड तो घटती है पर साउंड की स्पीड बढ़ती है। अब बताओ, साउंड जो वेव होता अगर वो इस डायरेक्शन में गिरता तो वो नॉर्मल से दूर भागता है उसके पास आता? दूर भागता। किस एंगल पर भागेगा? इफ द साउंड वेव इज इंसिडेंट on the same path, find angle of refraction। तो क्या करोगे? फिर से वही चीज करोगे। अब म्यू साइन थीटा नहीं लोगे क्योंकि साउंड की स्पीड रिफ्लेक्टेड, तुम क्या लिखोगे? v1 by v2
इज साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2। लिखोगे? ये किसी भी वेव के लिए वैलिड है। v1 बाई v2 इज साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2। v1 कितना हो गया? 300। v2 कितना हो गया? 400। साइन थीटा 1 कितना हो गया? व्हाट इज साइन थीटा 1? साइन 53 डिग्री बाय साइन थीटा 2 वी डोंट नो। साइन थीटा सही है। अब बताओ ये थीटा 2 53 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? ये थीटा 2 53 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। ये नॉर्मल से दूर भागेगा। बट स्लेन्स लॉ यहां भी लगेगा। हमको स्पीड का रेशियो पता होना चाहिए। मेन स्पीड है रिफ्रैक्टिव। यहां भी हम जो किए थे वो यहीं से किए थे। मेन थ्योरी ये है, मेन प्रिंसिपल तो ये है। इस चैप्टर में ये होता है c बाई म्यू 1, ये होता है c बाई म्यू 2, ये होता है c बाई म्यू 1, ये होता है c बाई म्यू 2, हो जाता है ये रेशियो हो जाता है म्यू 2 बाई म्यू 1। पर दूसरे चैप्टर में जहां स्पीड दिया हो हम ये चीज लगा सकते हैं। तो साइन थीटा 2 निकल जाएगा, जो भी आएगा साइन इनवर्स ऑफ दैट। देखो साइन थीटा 2 आ जाएगा इक्वल टू, वी वुड गेट साइन थीटा 2 इक्वल टू, ये और ये तो कट गया, ये कितना होता है 4/5 ना, ये होता है 4/5, ये 15/16। सो थीटा इज साइन इनवर्स 15/16 होगा ना। समझ लो। तो इसको मेन ये है, हम किसी भी चैप्टर में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ सकते हैं। नहीं तो मेरे लिए स्नेल्स लॉ एक लाइन का है। हम कह देते हैं स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू साइन थीटा, म्यू 1 साइन थीटा 1, म्यू 2 साइन थीटा 2, बस इतना कह देते और दो चार क्वेश्चन करा के नेक्स्ट पे चले जाते। बट वहां पे फंसने का चांस है, वहां पे फंसने का चांस है। हम जिस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं डीप में जाके उसकी सारी चीजें पढ़ लेना चाहते हैं ताकि कुछ भी बचे नहीं। एग्जाम में तुम कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो तुम लगेगा कि हाँ ये देखा हुआ था। ठीक है, तो साइन थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ 15/, ये दूर जाएगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखो एक बेंड किया इधर, लाइट वेव और साउंड वेव सेम पाथ पे आया। लाइट वेव नॉर्मल की तरफ घूम गया और साउंड वेव नॉर्मल से दूर चला गया, क्योंकि लाइट वेव के लिए ये डेंसर मीडियम, यहां स्पीड कम है। साउंड वेव के लिए ये जो वाटर है ये क्या है, रेयर मीडियम है, तो ये नॉर्मल से दूर जाएगा। बट होगा सब में। हाँ, डेटा गलत दिया हुआ है क्वेश्चन में डेटा गलत दिया हुआ है सर। वो साइन 16/15 आ रहा है, साइन थीटा 2। अच्छा 16/15 आ रहा है। हाँ तब तो गलत दिया हुआ है, तब मुझे इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। इसको 350 कर देते हैं, तब इसको हम 350 कर देते हैं। तब देखो तो 6/7 तो कितना हो जाएगा बताओ। ये कितना होता है, ये होता है 4/5। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा हो जाएगा 28/30। सही है, सही है ना। हाँ सर, यानी 14/15। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैंने बस क्रिएट किया है, अभी मैंने कोई क्वेश्चन बनाया हुआ नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये प्रोसेस होता है। इसको लिख लो, उसके अंदर बता रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की खास बात है जो तुमको याद होनी चाहिए, जो तुमको पता होनी चाहिए। ये एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस पे एक लाइट गिरा इस तरह से। यहां था म्यू 1, यहां हो गया म्यू 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पर था म्यू 1, यहां है म्यू 2। ये ऐसे करके बेंड कर जाएगा। हमने मान के चल रहे हैं हम कि म्यू 2 मोर। इसमें इसकी स्पीड थी c/μ1, इसमें इसकी स्पीड हो गई c/μ2। इसमें ये एंगल था θ1, इसमें एंगल हो गया θ2। इसमें फ्रीक्वेंसी थी न्यू, इसमें वही रही फ्रीक्वेंसी, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। यहां पर था λ1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट λ0/μ1, तो यहां λ2 हो जाएगा सम कांस्टेंट λ0/μ2। पहला बात,
रिफ्रैक्शन इज नेवर नेवर एंड नेवर 100%. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यहां जो रिफ्रैक्शन हो रहा है इट इज नेवर 100%. इसके साथ पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा ही होगा. There is always small amount of, at least small amount of reflection. पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है. इसीलिए जब किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास, जैसे ये मान ले ग्लास स्लैब है, ये मान ले ग्लास स्लैब है, बट इस ग्लास स्लैब में तुमको मेरा इमेज भी दिखेगा. अगर इस ग्लास स्लैब को देखो तो तुमको इस ग्लास स्लैब में मेरा इमेज, तुम किसी ग्लास स्लैब को देखो तुमको थोड़ा सा अपना मिरर के टाइप से इमेज भी दिखेगा. कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो. कम होगा, कम कर सकते हो, जीरो नहीं कर सकते हो. याद रखना, रिफ्रैक्शन इज नेवर 100%. रिफ्रैक्शन इज नेवर 100%. always there is partial reflection also. इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक दूसरा मतलब यह हुआ कि जितनी पावर या जितनी इंटेंसिटी यहां गिरेगी उतनी इंटेंसिटी ट्रांसमिट नहीं होगी, कुछ कम होगी. यानी अगर इसकी इंटेंसिटी, इसकी पावर या इंटेंसिटी कुछ थी, तो जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो इतना नहीं होगा, थोड़ा कम होगा. सो हम कह सकते हैं इंटेंसिटी और पावर डिक्रीजेस. इंटेंसिटी और पावर इज लेस देन, बिकॉज इसी पावर में से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया, तो यहां कुछ कम पावर जाएगा, कभी भी 100% नहीं जाएगा. दूसरा लॉ क्या है? लॉ ये कहता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इसका है v1 by v2 is sin theta 1 by sin theta 2 is equal to lambda 1 by lambda 2, and that is equal to, in this chapter, ये तो हर चैप्टर के लिए है, इस चैप्टर में this is equal to mu2 by mu1, यानी mu1 sin theta 1 is equal to mu2 sin theta 2. इसका मतलब क्या हो गया? अगर म्यू ज्यादा है और म्यू ज्यादा है डेंसर मीडियम, तो साइन थीटा कम होगा, यानी थीटा कम होगा. सो व्हेन इट एंटर्स ए डेंसर मीडियम, जब डेंसर मीडियम में जाओगे तो थीटा घट जाएगा, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. और जब रेयर मीडियम में जाओगे, म्यू कम में जाओगे, तो साइन थीटा बढ़ जाएगा, थीटा बढ़ जाएगा, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, द लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तीसरा, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है? समझो, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है? इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है? म्यू1 इंटू एन कैप, और इसको इस तरह लिख दो, E1 क्रॉस एन कैप इज म्यू2 इंटू E2 क्रॉस एन कैप. यहां क्या है समझो, म्यू1 क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम. म्यू2 क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम. इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. यहां म्यू1 क्या है जी? म्यू1 क्या है? म्यू1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम. म्यू2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम. एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर along द नॉर्मल. इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितनी है? इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है एन कैप, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है एन कैप. E1 कैप क्या है? E1 कैप है यूनिट वेक्टर along द इंसिडेंट रे.
सो E1 कैप ये है, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितनी है, E1 कैप, और E2 कैप क्या है, यूनिट वेक्टर along the refracted ray, यानी E2 कैप इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन यूनिट वेक्टर कितनी है, E2 कैप। अब बोलोगे सर ये कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, हाउ डज इट एक्सप्लेन दिस। तो जरा समझो, हम दोनों साइड n कैप को माइनस n कैप भी कर सकते हैं। हम अगर यहां पर माइनस डाल दें और यहां भी माइनस डाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों साइड माइनस कर दी। ये बताओ अगर ये n कैप है तो ये माइनस n कैप है। अगर हम इनकी मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर दें तो क्या आएगा, अगर ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हैं, अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में इक्वल है, इसका मतलब उनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, उनकी डायरेक्शन भी इक्वल है। अब पहले हम इनके मैग्नीट्यूड को कर रहे हैं इक्वल, तो क्या लिखेंगे, इफ आई इक्वेट देयर मैग्नीट्यूड, इफ आई इक्वेट देयर मैग्नीट्यूड, इक्वेट द मैग्नीट्यूड, इक्वेट द मैग्नीट्यूड्स, तो क्या आएगा बताओ, आएगा μ1 इंटू यूनिट वेक्टर है तो 1, यूनिट वेक्टर है तो 1, E1 कैप, E1 कैप ये वेक्टर है, देखो E1 कैप ये वेक्टर है, E1 कैप ये वेक्टर है, और माइनस n कैप ये वेक्टर है। देखो इस वेक्टर का नेगेटिव, यानी ये कौन सा वेक्टर है बताओ, ये है माइनस n कैप वेक्टर। इस वेक्टर का नेगेटिव ये हो गया माइनस n कैप वेक्टर। माइनस n कैप वेक्टर के साथ ये वेक्टर, इस वेक्टर को खींच के यहां ले आओ, इस वेक्टर को खींच के यहां ले आओ, ये कितना बना रहा था, एंगल θ1 बना रहा था, तो क्या लिख देंगे, साइन θ1। देखो माइनस n कैप वेक्टर और इस माइनस n कैप वेक्टर, और अगर हम इस वेक्टर को खींच लें इस तरह से, तो ये जो वेक्टर होगा टेल से टेल मिला देते हैं, इस वेक्टर का टेल इस टेल पे रख देते हैं। इन दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, θ1, 1 इंटू 1 साइन θ1 इज इक्वल टू, दूसरे में देखो इन दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट, देखो E2 कैप n कैप, मैग्नीट्यूड μ2 टाइम्स ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर है, और E2 कैप और माइनस n कैप के बीच में एंगल कितना है, θ2, तो क्या लिख दें, साइन θ2। तो देखो तो आ गया μ1 साइन θ1 इज μ2 साइन θ2, आ गया μ1 साइन θ1 इज μ2 साइन θ2, ये था। दूसरा, अगर हम इनके डायरेक्शन को इक्वेट कर दें, अगर हम इनके डायरेक्शन को इक्वेट कर दें, अगर वेक्टर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, डायरेक्शन भी इक्वल होगा। अगर हम इनके डायरेक्शन को इक्वेट करेंगे तो आएगा ये तीनों एक ही प्लेन में, क्योंकि अगर हम इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लें, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लें, E1 कैप और माइनस n कैप, तो वो आएगा इस तरह से। देखो E1 कैप ये है, E1 कैप ये है और माइनस n कैप ये है। E1 कैप और n कैप का डॉट प्रोडक्ट इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर के तरफ है। उसी तरह से E2 कैप और n कैप का भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर n कैप अंदर के तरफ है। अगर हम दोनों के मैग्नीट्यूड को, अगर हम दोनों के डायरेक्शन को इक्वेट करना चाहते हैं, यानी कि जिस प्लेन में E1 कैप और n कैप है उसके परपेंडिकुलर, और जिस प्लेन में E2 कैप और n कैप है उस पे परपेंडिकुलर सेम है। जिस प्लेन में E1 और n कैप है वो प्लेन के परपेंडिकुलर, और जिस प्लेन में E2 और n कैप है उस प्लेन के परपेंडिकुलर सेम डायरेक्शन है। इसका मतलब तीनों एक ही प्लेन में होगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। अगर हम इक्वेट द डायरेक्शंस, what would we get? We would get that incident, refracted and normal lie in same plane, तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। यानी ये जो तुम्हारा इक्वेशन है ये इसको फुल्ली जस्टिफाई कर रहा है, पूरी की पूरी
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ये वेक्टर इक्वेशन जस्टिफाई कर रहा है। यहां माइनस हटा भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, दोनों साइड है। तो याद रखना μ1 इंटू E1 कैप क्रॉस एन कैप इज μ2 इंटू E2 कैप क्रॉस एन कैप। दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इस पे क्वेश्चन मेंस में नहीं आते हैं, नहीं आए, एडवांस में आया है, कई बार आया है, बताऊंगा क्या आता है, ठीक है, इसको नोट करो। रिफ्लेक्शन जो होगा वो उसी एंगल पर होता है, θ1 पे होता है, ठीक है ना। हाँ सर। पूरी ऑप्टिक्स में सिर्फ एक ही फेनोमेना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो 100% होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है 100%। उसका नाम ही इसलिए रखा गया टोटल, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी ऑप्टिकल फाइबर उसके ऊपर काम करती है, एंडोस्कोपी उसके ऊपर काम करती है। बिना लाइट का डिमिनिश हुए पूरी की पूरी पावर 1000 ऑफ किलोमीटर दूर तक पहुंच जाती है। कोई एटेन्यूएशन नहीं होता है, कोई डीके नहीं होता है। एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्टिकल फाइबर पूरी दुनिया में जिसपे इंटरनेट का स्पीड इतना तेज चलता है, सबसे फास्ट चलता है, उस सब का सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जो है काम करता है। बताएंगे वो भी, चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, कभी 100% नहीं होगा, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 100% होगा। इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, जहां पे आंसर दो ऑप्शन का डिफरेंस ही इसी से पता चलता है कि इंटेंसिटी कहां कम कहां ज्यादा है, कि वो TIR हो रहा है टोटल इंटरनल या फिर जनरल रिफ्रैक्शन हो रहा है। बताएंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है, इसको लिख लो। पॉइंट नंबर 4, जब भी रिफ्रैक्शन डेंसर मीडियम से होगा, तो बता चुके हैं, याद रखना, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड वेव इज ऑलवेज इन सेम फेज एज इंसिडेंट वेव। इसका मतलब इंसिडेंट वेव जिस फेज पे खत्म हुआ था, रिफ्रैक्टेड वेव हमेशा उसी फेज पे शुरू होता है। इसमें कभी फेज चेंज नहीं होता है, नो फेज चेंज, इसमें कभी कोई फेज चेंज नहीं होता है। ये पहले ही बताया, फिर से बता रहे हैं। लेकिन जो यहां से पार्शली रिफ्लेक्टेड वेव है, जो यहां से पार्शली रिफ्लेक्टेड वेव है, पार्शली रिफ्लेक्टेड वेव जो है, जो यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये सेम फेज में भी कर सकता है और अपोजिट फेज में भी, यानी पाई के का फेज भी उसमें आ सकता है। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टेड इन सेम फेज, रिफ्लेक्टेड इन सेम फेज इफ नेक्स्ट मीडियम इज, सेकेंड मीडियम इज रेयरर। अगर रेयरर मीडियम से टकरा के लौटता है, ये डेंसर था, ये रेयरर है, तो नो फेज चेंज, नो फेज चेंज। लेकिन अगर डेंसर से टकरा के लौटता है तो फेज चेंज होता है। सफर्स ए फेज चेंज, सफर्स ए फेज चेंज, सडन फेज चेंज ऑफ पाई, पाई का फेज चेंज मिलता है इफ रिफ्लेक्टेड बाय डेंसर मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है, रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसमें सडन फेज चेंज आएगा पाई का। लेकिन अगर वो ग्लास से एयर जा रहा है और तब उसमें उस प्रोसेस में पार्शली रिफ्लेक्ट करेगा, उसमें फेज चेंज नहीं आएगा। फेज चेंज पाई का मतलब होता है, अगर एक वेव इस तरह से जा रहा था, टकराया और उलट गया, साइन बन गया माइनस साइन, कॉस बन गया माइनस कॉस, और तुम जानते हो जब भी तुम साइन थीटा में साइन थीटा प्लस पाई कर दो तो माइनस साइन थीटा बन जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं सडन फेज चेंज ऑफ पाई। ये है तो वेव का टॉपिक, हम इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वेरियस बुक्स में, तो तुमको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा जो नहीं पढ़ाया होगा, इसलिए बता रहा हूं। एक्सप्लेन तो वेव में ही करेंगे अच्छे से कैसे होता है। 5वां,
पांचवा पॉइंट याद रखना, अगर इसमें स्पीड है v1, इसमें स्पीड है v2, किसी भी वेव की स्पीड इस मीडियम में कितनी है v1, इस मीडियम में कितनी है v2, किसी वेव की स्पीड इस मीडियम में है v1, इस मीडियम में है v2, अगर इसकी एम्पलीट्यूड अगर इसकी एम्पलीट्यूड है ai मतलब क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव, इसकी एम्पलीट्यूड है ar मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव, और इसकी एम्पलीट्यूड है at मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव, रिफ्रैक्टेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव। तो होता है A ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V2 बाय V1 प्लस V2 इंटू AI, और A रिफ्लेक्टेड होता है V2 माइनस V1 बाय V2 प्लस V1 इंटू AI। इस फॉर्मूले को याद रखना, इस फॉर्मूले को याद रखना। ट्रांसमिटेड वेव इंसिडेंट एम्पलीट्यूड अगर पता है, जो वेव गिरा इसकी अगर हमको एम्पलीट्यूड पता है AI, और हमको इन दोनों मीडियम में स्पीड पता है, तो हम रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड होता है 2 टाइम्स ऑफ V2 बाई V1 प्लस V2 टाइम्स ऑफ AI, और रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड होता है V2 माइनस V1 बाई V2 प्लस V1 इंटू AI। पांचवा, these are the तो ये नेगेटिव भी पॉसिबल है, ये नेगेटिव भी पॉसिबल है, इन्वर्टेड पॉसिबल है। नेगेटिव मतलब क्या हुआ, नेगेटिव मतलब क्या, उल्टा, और ये हर एक वेव में वैलिड है। सिक्स्थ पॉइंट, पहले इसको नोट करो। देखो ये कोई बाउंड्री है, ये कोई बाउंड्री है, ठीक है, इंटरफेस है। इस बाउंड्री के इस तरफ मीडियम 1 है और बाउंड्री के उस तरफ मीडियम 2 है। कोई भी वेव यहां पर गिरता है इस तरह से, कोई भी वेव यहां पर गिरता है इस तरह से, वी कॉल दिस वेव एज इंसिडेंट वेव। हम इस वेव को क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट वेव। वी कॉल दिस वेव एज इंसिडेंट वेव। अब पूछोगे सर कौन सा वेव है ये, कोई भी वेव हो दुनिया का, लाइट वेव हो, साउंड वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, वेव्स ऑन स्ट्रिंग हो, रोप वेव हो, सिस्मिक वेव हो, एकॉस्टिक वेव हो, कोई भी वेव हो दुनिया का, बस वेव होना चाहिए। ये कोई भी वेव है जो इस बाउंड्री पे गिर रहा है। इस बाउंड्री को हम क्यों बोल रहे हैं एक बाउंड्री है, क्योंकि इस बाउंड्री के लेफ्ट तरफ वेव की स्पीड v1 है और बाउंड्री के राइट तरफ वेव की स्पीड v2 है। समझ रहे हो ना, हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पे इस बाउंड्री के क्रॉस स्पीड बदल रहा है। स्पीड क्यों बदल रहा है, क्योंकि इस वेव की स्पीड कुछ चीजों पे डिपेंड करती है, कुछ चीजों पे डिपेंड करती है। साउंड की स्पीड कुछ और चीज पे डिपेंड करती है, लाइट की कुछ, बट करती तो है कोई फैक्टर पे डिपेंड। जिस भी फैक्टर पे डिपेंड करती है वो फैक्टर चेंज हो रहा है, इसकी वजह से स्पीड दोनों मीडियम में डिफरेंट है। जब ये वेव इसके ऊपर गिरेगा और इस बाउंड्री से ये टकराएगा, टकराने के बाद इसको इस तरह से ले लेते हैं, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक भी करेगा पार्शली, और पार्शली क्या होगा, ट्रांसमिट भी करेगा। टकराने के बाद इसका कुछ पोर्शन ट्रांसमिट करेगा, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड वेव, रिफ्रैक्ट कर गया, और कुछ पोर्शन पीछे जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड वेव। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। ये ट्रांसमिटेड, ये तो अब समझो, इसकी अगर एम्पलीट्यूड थी AI, इसकी एम्पलीट्यूड थी AI इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। इसकी एम्पलीट्यूड है, मान लेते हैं AT,
AT मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव, और इसकी एम्पलीट्यूड मान लेते हैं क्या, AR। AR क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। तो हम ये जानना चाहते हैं, हमको मेरे पास एक फॉर्मूला है, इसको मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, बाद में करूंगा। अगर हमको अगर मुझे एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव पता है और फर्स्ट और सेकंड मीडियम में स्पीड पता है, तो मैं इसका ट्रांसमिटेड का और रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड निकाल सकता हूं। उसका फॉर्मूला ये होता है, V2 प्लस V2, 2V2 बाई V1 प्लस V2 इंटू आई, AI। ये होता है V2 माइनस V1 बाई V2 प्लस V1 इंटू AI। एग्जाम्पल ले सकते हो, देखो कैसे। एग्जाम्पल, यहां से एक लाइट गिरा, पार्सली रिफ्लेक्ट कर गया और पार्सली इस डायरेक्शन में चला गया। चूंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट वेव क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसकी एम्पलीट्यूड मान लेते हैं E0, इसकी एम्पलीट्यूड है E0। इसमें स्पीड दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसमें स्पीड दिया हुआ है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी एम्पलीट्यूड है E0। मैं तुमसे पूछूं रिफ्लेक्टेड वेव की एम्पलीट्यूड क्या होगी और ट्रांसमिटेड वेव की एम्पलीट्यूड क्या होगी, ठीक। आई हैव टू टेल यू व्हाट इज अ रिफ्लेक्टेड वेव, व्हाट इज ER एंड व्हाट इज ET। तो ER क्या है बताओ, व्हाट इज ER, V2 माइनस V1 बाई V2 प्लस V1, V2 माइनस V1, दिस माइनस दिस बाय दिस प्लस दिस, कितना हो गया, -1/5 हो गया। देखो तो दिस माइनस दिस, बाकी तो कॉमन है, 2 माइनस 3 बाई 2 प्लस 3, देखो 2 माइनस 3 बाई 2 प्लस 3, सही है। टाइम्स ऑफ E0, इंसिडेंट एम्पलीट्यूड का 1/5 टाइम्स होगा, और निगेटिव है, निगेटिव मतलब क्या हुआ, फेज चेंज ऑफ पाई भी है, निगेटिव का मतलब है 1/5 टाइम्स तो हुआ ही, उलट गया। E ट्रांसमिटेड 2V2, 2V2 मीन्स कितना, 4, 2V2 देखो 2 टाइम्स ऑफ V2 बाई V1 प्लस V2, 3 प्लस 2 5, समझ रहे हो। मेंस में इस पर क्वेश्चन आया था, हर पेपर में आया था इस पे बेस्ड क्वेश्चन। ड्रॉपर से पूछना, ड्रॉपर वालों को पढ़ाया था, ड्रॉपर बैच वालों ने इस बार, खैर उसको छोड़ के टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखना अभी के लिए, क्योंकि ये एक चैप्टर का कंसेप्ट नहीं है, ये हर वेव के चैप्टर का कंसेप्ट है। ये रिपीट होगा, फिर बताएंगे, पर जब 3 बार 4 बार बताएंगे तो याद हो जाएगा कम से कम। अभी इसको लिख लो, याद कर लो, लिखो इसको पहले। ये कभी नेगेटिव नहीं, नो फेज चेंज, ये नेगेटिव हुआ तो फेज चेंज पाई का है, पॉजिटिव हुआ तो फेज चेंज पाई का नहीं है। क्या चीज लिख लिया कि बोल रहे हो लिख लिया?